आज काफ़ी समय के बाद जो एक हम रूटीन प्रेस इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें कि हम जो भी प्रोग्रेस या अचीवमेंट्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो हम लोगों से शेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिन रात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओवरऑल सुपरविज़न में लोगों की, लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो एक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था कि यहाँ पे डोमिसाइल रूल्स नहीं बने थे और जिसके कारण हमारी रिक्रूटमेंट रुक गई थी। क्योंकि जो पहली स्टेज में जो रिक्रूटमेंट हुआ 2021 में, जो हमने रेफ़र की पोस्ट, वो एलआरसी के बेस पे की थी, जिसे हम लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। और वो बेसिकली पीआरसी था, मतलब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो जेएंडके का होता था, उसी को हमने नाम दिया था एलआरसी। तो उस वक़्त एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट को जल्दी करना था, तो उन्होंने कहा कि आप एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि ये रेस्ट्रिक्टिव लॉ था पीआरसी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 35A जब रिमूव हुआ तो ऐसा सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जा सकता था कानूनी संवैधानिक तरीके से। तो वो एक टेम्परेरी मेजर था। लेकिन उस टेम्परेरी मेजर से हमारी रिक्रूटमेंट जो है नॉन गज़टेड की हुई, और उसमें जो नॉन गज़टेड की रिक्रूटमेंट है वो 3 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी उनने की। एक तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग दोनों ज़िलों में अपने अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। कुछ रिक्रूटमेंट उन्होंने की जो डिस्ट्रिक्ट आर्डर की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट आर्डर की वो पोस्ट होती हैं नॉन गज़टेड, जहाँ पे कि दूसरे ज़िले का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अगर कारगिल के डिस्ट्रिक्ट आर्डर की अगर कोई पोस्ट है, जैसे टीचर की अगर वहाँ पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए लेह का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। वाइसी वर्सा, अगर लेह के डिस्ट्रिक्ट आर्डर टीचर की पोस्ट में अगर पोस्ट निकलती है तो उसमें कारगिल का जो आदमी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको हम डिस्ट्रिक्ट काडर पोस्ट कहते हैं नॉन गज़टेड। तो इनको भरा गया डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के थ्रू, जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते हैं। और दूसरा, हमने जो हमारी यूटी लेवल की पोस्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काडर तो होगी जो डिस्ट्रिक्ट काडर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं, तो जो यूटी लेवल पोस्ट हैं वो हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरी। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये रखी गई कि ये एलआरसी के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगा। सिमिलरली पुलिस का जो रिक्रूटमेंट हुआ वो भी एलआरसी के बेसिस पे हुआ। तो लगभग हमारी 3179 पोस्ट जो है नॉन गज़टेड की भरी गई, और वो एलआरसी के बेसिस पे भरी गई, जिसमें कि बाहर का एक भी शख्स जो है नहीं आ पाया। क्योंकि आपको सबको मालूम है कि पहले यूटी बनने से पहले तो जो एससी कैटेगरी की पोस्ट होती थी वो बाहर से लोग भरते थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं हमारे जो कि उसके तहत लद्दाख में रिक्रूट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब एलआरसी लगा दिया था, तो चाहे वो एससी भी होता लेकिन उसके पास एलआरसी नहीं था, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3179 यानी कि 3200 के करीब जो रिक्रूटमेंट नॉन गज़टेड की हुई, वो 100% लद्दाख के यूथ की हुई। लेकिन फिर क्योंकि वो एक टेम्परेरी मेजर था, तो जो फर्दर रिक्रूटमेंट जो है वो रुक गई, क्योंकि डोमिसाइल हमारे पास रूल नहीं थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर एक भारतीय को कहीं भी जाके बसने की इजाज़त है। अगर मुझे साउथ में बसना है मैं साउथ में बस सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में बसना है मैं वहाँ बस सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का आदमी साउथ में बस सकता है, पंजाब में मुझे बसना है, मेरे डिसीजन लिया वो हिंदुस्तान का पार्ट है, भारत का पार्ट है, मैं वहाँ बस सकता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे अपना जो है ये बसने की जो मेरी इंटेंशन है वो मुझे बतानी पड़ती है कि मुझे एक मिनिमम पीरियड वहाँ पे लॉफुली रहना पड़ता है, जिसे हम मिनिमम पीरियड कहते हैं लॉफुल रेजिडेंस का, जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देते हैं। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पे फिर आप वहाँ पे या चाहे वो कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम डोमिसाइल, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो चीज़ है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपको डोमिसाइल लॉ होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये बात चली कि डोमिसाइल यहाँ के लिए जो रूल होगा वो कैसे हो। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद
काफ़ी डिस्कशन के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख की, आपको सबको मालूम है कि एक हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के ऊपर बातचीत चलती रहती है। तो उसमें ये तय हुआ कि हम यहाँ पे जो डोमिसाइल रूल लाएंगे, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन जो ये की गई कि यहाँ का जो डोमिसाइल का जो लॉफुल रेजिडेंस का जो पीरियड है वो एक पर्टिकुलर डेट से शुरू होगा, क्योंकि 15 साल का पीरियड है। लेकिन JNK में जब डोमिसाइल रूल आए, डोमिसाइल लॉ आया, तो वहाँ अगर कोई आदमी 15 साल लॉफुली रह रहा था तो उसको इमीडिएटली डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन लद्दाख क्योंकि एक ऐसी जगह है, फार फ्लंग है, और यहाँ की जो एक यूनिक जो इसका हिस्ट्री है और यूनिक सिचुएशन है, तो इसमें ये तय हुआ कि जो 15 साल का पीरियड होगा वो कट ऑफ डेट उसका जो शुरू होगा वो 31 अक्टूबर 2019 से शुरू होगा, जब ये यूटी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 15 साल जो है वो अगर कोई आदमी बाहर का है जो यहाँ का पुराना आदमी नहीं है, ये लद्दाख का LRC नहीं है, वो एलिजिबल होगा 31 अक्टूबर 2034 को। पहला सर्टिफिकेट बाहर वाले को 31 अक्टूबर 2034 को मिलेगा। तो ये जो पीरियड आएगा बीच वाला, इसमें जो जितने भी ये नौकरी होगी या और जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ 100% लद्दाख के लोगों को मिलेंगी। फिर उसके बाद एक और बात आ गई कि इवन ये बात तो एग्री हो गई और इसके ऊपर हमारा नोटिफिकेशन आ गया। साथ में ये बातचीत चल रही थी कि जो रिजर्वेशन है, क्योंकि लद्दाख जो है वो 99% जो है वो ST पॉपुलेशन पे बेस्ड है, तो रिजर्वेशन क्योंकि 50% से हम ऊपर नहीं जा सकते। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर रिस्ट्रिक्शन है कि रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट एक्सीड 50%। ये एक ऑल ओवर द कंट्री ये नॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म है। और हमारा JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो है उसमें भी ये प्रोविजन है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं रख सकते हैं, या एक दो कैटेगरी की मतलब रिजर्वेशन ही आप जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकते पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये JNK में आज भी यही एक्ट है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम लिया और उन्होंने ये जो रिजर्वेशन है JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004 इसको अमेंड किया रेगुलेशन के थ्रू, प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन के थ्रू, और रिजर्वेशन को हमारे लद्दाख में 50% से ऊपर ले जाके 85% कर दिया। पहले जैसे हमारी यूटी बनी तो उस वक्त हमने क्या किया कि JNK का जो रिजर्वेशन एक्ट था वो 50% का लिमिटेशन लगाता था। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने अपनी रिजर्वेशन जो है वो 45% ST कर दी, 4% ALC और 1% SC कर दी, तो 50% हो गया। फिर अब जो हुआ है, जो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि ये 50% नहीं, अब ये हो गया 85%, यानी कि अब ST की रिजर्वेशन 80% है, 4% LAC और 1% SC का इंटैक्ट है। तो मतलब ये है कि अगर 100 पोस्ट आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें से 85 जो है वो रिजर्व है फॉर 3 कैटेगरीज, 80% फॉर द ST which is the 99% population of लद्दाख, और ALC 4% वो भी सारे बॉर्डर पे लोग हैं, वो भी सारे मोस्टली ST हैं, वो भी ऑलमोस्ट 99, आप जानते हैं 99% वो भी ST हैं। तो 84% ST हो गया, SC रह गया 1% जो यहाँ पे है ही नहीं, बेसिकली वो पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है या है ही नहीं। इसके बाद एक और बात हुई कि ये 85% तो इनके लिए रिजर्व हो गई। अब जो EWS कैटेगरी है, जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कहते हैं, उस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में ये लाजमी है, EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ उस आदमी को मिल सकता है जो नॉन SC और नॉन ST होता है। यानी कि EWS एक कैटेगरी का इसलिए बनाई गई गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लाई गई कि ST को तो रिजर्वेशन मिल गई, SC को तो रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन अगर कोई नॉन SC और नॉन ST है लेकिन गरीब है तो उसको भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए EWS का जो लॉ आया है, लॉ जो है आया, तो लाजमी है कि जो EWS होगा ही हैज़ टू बी नॉन SC एंड नॉन ST, लेकिन इसका रिजर्वेशन 10% है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ नॉन SC और नॉन ST पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। द्रास में कुछ थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे हमारे नॉन SC
नॉन एसटी पॉपुलेशन है, जो कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 8 लाख जिनकी एनुअल इनकम से कम हो, तो वो एलिजिबल होते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन 10 पोस्टों तो नहीं भर पाएंगे, हो सकता है एक ही भरे उनसे, या 2 भर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर ये 8 पोस्टों का क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये रूल है, डीओपीटी का ये रूल है कि आपको ये उसी साल में दूसरी बार इसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और अगर आपको दूसरी बार भी नहीं कोई मिलता है, फिर आप इसको डी रिजर्वेशन एक नॉर्म के तहत कर सकते हैं। जेएनके में तो उन्होंने कहा कि इसको 3 बार आप डालिए, उसके बाद आप इसको डी रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख की स्पेशल सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी अमेंडमेंट किया कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट अगर 10 हैं और उसमें से मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले एक ही भर्ती है, 9 खाली रहती हैं, तो सेम मेरिट लिस्ट में उनको डी रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा और नीचे से जो बच्चे होंगे उनसे भरा जाएगा, जो कि 99% एसटी होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 95% रिजर्वेशन जो है वो लोकल लद्दाखियों के लिए रिजर्व होगी। और फिर ये जो 5% है, ये भी तो कभी आएंगे नहीं, 34 के बाद ही आएंगे ये 5% भी, जो क्योंकि तभी तो कोई डोमिसाइल का सर्टिफिकेट इशू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी देरीना डिमांड थी जो पूरी हुई, और लोगों को बहुत बड़ा इसका 95% रिजर्वेशन का जो है, अब ये परमानेंट है, 95 इज परमानेंट, कभी भी इससे कम नहीं हो सकती। 5% 2034 के बाद हो सकता है कोई आदमी एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले आ सकता है, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। दूसरा जो मैं इसके बारे में कहूँगा कि अब हमने क्या किया, जैसे ये रिजर्वेशन का जब बढ़ गया तो हमारे रिजर्वेशन रूल चेंज हो गए। तो हमने पहले रिजर्वेशन रूल चेंज किए, उस चेंज करने के बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज जो हैं अब हम इसको भरने के लिए भेज सकते हैं, तो हमने रिक्रूटमेंट जो है उसको खोल दिया। आज की डेट में लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है लेह का, LAHD लेह का जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसने अभी 16, आपने देखा होगा 16 जुलाई को एडवर्टीजमेंट अखबारों में आई है, जिसमें से उन्होंने 534 नॉन गजटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर लेह पोस्ट जो हैं उन्होंने उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी है। कारगिल ने 474 नॉन गजटेड डिस्ट्रिक्ट कार्डर कारगिल की पोस्ट को है एडवर्टीजमेंट कर दी है। इनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और इसमें वही रूल लगेगा, 80% ST, 4% ALC, 1% SC, और EWS नहीं तो उसी में ST से उसको डी रिजर्व करके वो ST से भर जाएगा। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें लगभग 1008 जो हैं वो चली गई। उसके बाद जो हमारी यूटी लेवल की नॉन गजटेड पोस्ट हैं, जो कि हमने पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भरवाई थी, अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम फर्दर आपकी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, तो हमने अपना एक लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनाया है जो मेरी सदारत में है, मैं उसको चेयर करता हूं, और वो भी हमने अब वो फंक्शनल हो गया। हमने अपनी 377 पोस्ट जो हैं वो लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को रेफर हो चुकी हैं, और हम उसकी रिक्रूटमेंट की तैयारी जो है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है हमने वो शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात ये आती थी कि नॉन गजटेड का रिक्रूटमेंट तो पहले भी हुआ था, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो कि मैंने आपको कहा कि 3200 पोस्टें हमने पहले भी भरी थी। तो मेन जो एक चीज़ हमारे पास रहती थी वो थी गजटेड पोस्ट नहीं भरी पा रही थी हमारी, डोमिसाइल रूल के मुताबिक के ना होने के कारण। तो अब जो है, क्योंकि अब हमारा डोमिसाइल रूल आ गया है, तो हमने इमीडिएटली जैसे हमने ये रूल किया, हमने यूपीएससी में अपनी पोस्ट जो है वो रेफर कर दी। आपको मालूम होगा कि यूपीएससी जो है वो सारे कंट्री का रिक्रूटमेंट करती है, और जब वो अपना रिक्रूटमेंट करती है तो जो रिक्रूटमेंट उन्होंने अगले साल करनी होती है उसका कैलेंडर वो पहले साल बनाते हैं। तो हमारा ये मसला जो है डिसाइड हुआ जून के महीने में। तो जब हम उनके पास गए इमीडिएटली, हमने कहा कि अब हमारे जो पोस्ट हैं, क्योंकि हमने इन द मीन वाइल हमने सारे रिक्रूटमेंट रूल जो है वो बना लिए थे, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल गजटेड के जो बनते हैं वो हम जो बनाते हैं वो पहले यूपीएससी से अप्रूव होते हैं, उसके बाद हम उसको नोटिफाई करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल की एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर दी थी, लेकिन आपने कहा कि अब हम आपको पोस्ट रेफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं बहुत लेट आए हैं, ये रिक्रूटमेंट जो हमने करनी है इस साल, उसका कैलेंडर तो हम पिछले साल बना चुके हैं। तो फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरवेंशन हुई, एमएचए का इंटरवेंशन हुई, हम उनसे जाके खुद मिले, मैं मिला, जॉइंट सेक्रेटरी एमएचए के साथ में थे, और हम लोग जो वहाँ जब हमने यूपीएससी में स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई तो हमारी रिक्रूटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे 5 साल से गजटेड पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुई है।
तो उन्होंने भी इस बात को माना और ये बड़ी खुशी की बात है। हमने वहाँ पे लगभग 224 पोस्ट भेज दी, जो हमारे 3 पोस्टें हमें बहुत ज़रूरी चाहिए थी गजटेड पोस्ट की, जो अर्जेंट थी। एक तो डॉक्टर्स, हमारे 175 हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लगभग 175-80 हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उस सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट 125 खाली थी। मतलब हमारे पास 100 अगर 75 डॉक्टर हैं, पोस्टें हैं, तो 125 खाली थी मेडिकल अफसर। वो हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। ये तो हम एनएचएम के थ्रू हेल्थ सिस्टम चला रहे हैं, वरना हमारे डॉक्टर जो हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स में एक्चुअल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के होने चाहिए, वो है नहीं। इतनी ज़्यादा खसारा वहाँ पे है। तो हमने कहा कि ये 125 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको रिक्रूटमेंट करना एज ए स्पेशल केस। और हमारे जो लेक्चरर हैं स्कूल एजुकेशन के, वहाँ भी हमारा बहुत ज़्यादा जो है डिफिसिट है लेक्चरर स्कूल एजुकेशन में। एक वो हमारे 67 पोस्ट हैं, वो ले लीजिए। और हमारे अकाउंट्स असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर्स 32 पोस्टें हमने कहा कि ये हमारी हैं, आप इनको भर दीजिए। तो उन्होंने एग्री कर लिया। तो ये 224 पोस्टें, 125 मेडिकल ऑफिसर की, 67 लेक्चरर्स की और 32 अकाउंट्स ऑफिसर की जो है वो हमने वो रेफ़र कर दी। और ये बड़ी खुशी की बात है, कल ही यूपीएससी ने लेक्चरर्स की पोस्ट का एडवर्टीजमेंट भी कर दिया। अब वो सब्जेक्ट वाइज उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि इस महीने के एंड में, लेकिन उन्होंने इस महीने के शुरू में ही कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद लोगों की ये, बच्चों की डिमांड थी कि 5 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो ये 5 साल का एज का हमको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो मान लीजिए 2019 में ही अपनी ओवर एज के पास पहुंच चुके होंगे। तो इसलिए अक्रॉस द बोर्ड हमने 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है हर एक आदमी को, हर एक कैंडिडेट को दिया, जो आज की डेट में जो रिक्रूटमेंट में जाना, जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। इसके लिए हमारा सिस्टम जो है सारा कंप्यूटराइज्ड है, पोर्टल पे सारा हमें एप्लीकेशंस आ गई हैं। और लगभग मेरी जो नॉलेज है कि हमारा एलएसएसबी के ऊपर भी कम से कम 1500 के करीब या 1500 से ज़्यादा जो हैं एप्लीकेशन आ चुकी हैं। मेरा सब नौजवानों से ये अपील है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हैं और आप जो है पूरा ध्यान अपना जो है वो अपना करियर बनाने में लगाएं। और उन आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा, आने वाले दिनों में जो टेस्ट होंगे, क्योंकि कैंडिडेट का अगर पोस्ट अगर मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, अगर एप्लीकेशन अगर 2000 आती है, तो फिर एक टेस्ट करना पड़ता है, एक टेस्ट लेना पड़ता है स्क्रीनिंग के लिए। तो आप उसकी तैयारी करें। और बच्चों को जो भी आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए थी वो भी दी जा चुकी है। आपका जो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो सिस्टम है वो भी हमने बहुत एफिशिएंट बनाया है। किसी को भी अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने में कोई भी तकलीफ अगर होती है तो हमें इमीडिएटली बता दें। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी ये लंबरदार हैं, हमारे पटवारी हैं, हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, उनका इस वक्त एक ही काम होना चाहिए कि लद्दाख के बच्चों का जो सर्टिफिकेट्स बनने हैं, चाहे वो एसटी का सर्टिफिकेट बनना है, चाहे वो एससी का सर्टिफिकेट, एससी तो बहुत कम है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना है, एएलसी का सर्टिफिकेट बनना है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। सारे मुलाजिमों का ये फ़र्ज़ बनता है, लंबरदार से लेकर ऊपर तक, कि वो किसी और काम में ना पढ़ें, वो इन बच्चों की फ्यूचर के लिए पूरे तरीके से, और अगर ये जो है इस काम में लग जाएं, क्योंकि हमें इन बच्चों के सर्टिफिकेट इमीडिएटली इशू करने हैं। एएलसी का हमने नोटिफिकेशन कर दिया। आपको मालूम होगा कि हमने जो 4% रिजर्वेशन जो है वो एएलसी की हमने की हुई है, तो वो भी पहले हमने नोटिफाई नहीं की थी, तो वो भी हमने नोटिफाई कर दिया। अब हमको मालूम है कि कौन कौन से गांव जो हैं वो लेह में या कारगिल में एएलसी में आए हैं, तो वो एक एडिशनल रिजर्वेशन जो है, हालांकि लोग सारे जो हैं वो एसटी हैं, लेकिन वो उनको ऑप्शन लेना है। उनको अप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना है एएलसी के बच्चों को कि क्या वो एएलसी में अप्लाई करना चाहते हैं या एज एन एसटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये भी हमने बार बार लोगों को भी समझाया, बच्चों को भी समझाया, यू कैन अप्लाई ओनली अंडर 1 कैटेगरी। ये रिजर्वेशन रूल कहता है कि आप 2 कैटेगरी के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी बच्चे एएलसी वाले हैं, वो अगर उनको ये लगता है कि हमें एएलसी में ज़्यादा अच्छा ब्राइटर चांस है, तो सिर्फ वो एएलसी का भरें, एएलसी में कैटेगरी में एप्लीकेशन दें। अगर बाकी उनकी मर्जी है, एसटी तो वो है ही। तो ये जो है हमारा इस वक्त सारी एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान जो है वो यहाँ के यूथ के फ्यूचर के लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए, और रिक्रूटमेंट हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड हो, ताकि ये जो बच्चे जो हैं इनको अपना रिक्रूटमेंट मिले। दूसरा जो हमारा मेन इशू ये था कि इन दिनों मेरी लास्ट मीटिंग में और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, कि एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि एलएचडीसीज़ के अंदर जो वुमेन रिजर्वेशन जो है वो उसको होना चाहिए। वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन प्रोमलगेट करके वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन जो है वो दी है, क्योंकि पीआरआई इंश्योर की और उसका
ये भी एक बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट का जो है स्टेप है। दूसरा जो एक इसमें भी एक और हमने एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ की कि यहाँ हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो थी वो नोटिफाइड नहीं थी कि यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती है जिसके तहत आप दफ्तरी काम जो है या सरकारी काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए एक प्रपोजल पहले गया कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश उर्दू तो पहले से ही है, हिंदी इंग्लिश तो CBSE में होती है, उर्दू हमारी स्टेट लैंग्वेज पहले से थी अर्स्टवाइल JNK में, तो हिंदी इंग्लिश उर्दू के टीचर भी हमारे पास थे और वो हमारा पहले से ये लैंग्वेज हम बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन बोधी जो भोटी लैंग्वेज है जिसे हम भोटी कहते हैं और पुर्गी जो है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब हमारे यहाँ 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इससे हमारी भोटी और पुर्गी लैंग्वेज को जो प्रमोशन में, उसके लिटरेचर में बहुत जो है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होगी है तो जाहिर बात है कि हम अब CBSE में, क्योंकि हमने भोटी के टीचर तो लगा दिए, क्योंकि लगभग आपको मालूम होगा कि 350 भोटी के टीचर जो हैं वो समग्र शिक्षा में लग गए हैं। लेकिन पुर्गी का भी हम जल्द से जल्द स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसका भी, क्योंकि भोटी के तो कोर्सेज मिलते थे। आप CIBS से भोटी का डिग्री ले सकते हैं, आप नालंदा से भोटी की डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अभी कोई पुर्गी का ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई अभी सिलेबस नहीं है। हमारा जो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज है उसकी यही कोशिश है कि हम पुर्गी में भी उसी लेवल का जो है वो सर्टिफिकेशन या कोर्स शुरू करें ताकि हम उसको भी पढ़ाना जो है स्कूलों में शुरू करें। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस रहती हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं हैं लेकिन वो यहाँ बोली जाती हैं, जैसे कुछ लैंग्वेज जिसको हम ब्रोक्सतात कहते हैं या शीना हैं, जिस दार्दी भी कहते हैं, तो वो लैंग्वेज भी यहाँ बोली जाती हैं। तो हम उसको भी प्रमोट करने के लिए एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस के थ्रू पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेजेस हमारी धरोहर हैं, दे आर अवर, इट इज़ अवर हेरिटेज, हिस्टोरिकल है, कल्चरल हेरिटेज है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ इतनी पुरानी लैंग्वेजेस जो हैं बोली जाती हैं। तो हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सहेज के रखें, इनको प्रिजर्व करें, क्योंकि लैंग्वेजेस अगर ना बोली जाए तो ख़त्म हो जाती हैं। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो थी एक टाइम में बहुत बोली जाती थी, मगर अब उनको कोई नहीं बोलता है और वो ख़त्म भी हो चुकी है, उनका लिटरेचर भी नहीं है। लेकिन वो लैंग्वेज अभी भी ज़िंदा है जो बोली तो नहीं जाती, लेकिन जिसमें लिटरेचर है, जिसमें स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें जो अभी बोली जाती है, जो अभी जिसको हम जान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो अभी हुआ है जब मेरी लास्ट। दूसरा, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर की है। पहले क्या होता था कि अगर आप इंटरनेशनल इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नेशनल इवेंट पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या उसका अवार्ड होगा, क्या उसका रैंक मिलेगा उसको, वो तय नहीं था। वो अब हमने तय कर दिया है कि अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं अवार्ड में, तो एक तो कैश अवार्ड का उसमें प्रोविज़न है कि आपको इतना कैश अवार्ड जो है वो मिल सकता है, जिससे कि हम प्रमोट करना चाहते हैं कि जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी जो यहाँ जैसे आइस हॉकी हमारा यहाँ स्ट्रेंथ है, आर्चरी एक स्ट्रेंथ है, पोलो हमारा स्ट्रेंथ है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रमोट कर रहे हैं। आइस हॉकी को प्रमोट करने के लिए हमने अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो अपनी आइस हॉकी फेडरेशन है उसका गठन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो नेशनल लेवल पे चल रही है उसको आइस हॉकी एसोसिएशन कहते हैं, क्योंकि ये एसोसिएशन जो होती है वो सेमी इंडिपेंडेंट टाइप की होती हैं, ये सरकार की एजेंसीज नहीं होती। ये प्रमोट करने के लिए इसको हम स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, SPOs कहते हैं, NSPOs कहते हैं नेशनल लेवल पे। तो हम वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स है वो रजिस्टर करती है। फिर आगे उसको प्रूव करना होता है कि वो कितने टूर्नामेंट करा ले, कितने वो अपने साथ खिलाड़ियों को जोड़ सके, कितना वो रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके, ताकि वो कल को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के साथ उसका एफिलिएशन हो। क्योंकि अगर उसका नाम नहीं होगा, उसके साथ लोग नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो अपनी अब आइस हॉकी फेडरेशन बनी है, जो कि लद्दाख के लोगों की है, और जो दूसरे इसके साथ जुड़ चुके हैं वो सारे लोग जो वहाँ से लेके अरुणाचल, आपका सिक्किम, उत्तराखंड, ये सब लोग भी इस एसोसिएशन से जुड़ चुके हैं। ये लोगों के से, यहाँ के लोगों के से मिली हुई बनाई हुई अपनी एसोसिएशन है। हम चाहते हैं कि इसको ये प्रॉस्पर हो, कल को ये बहुत सारे टूर्नामेंट करे, बहुत सारे खिलाड़ियों को आगे ले जाए, इनसे नेशनल टूर्नामेंट करवाए और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में इसका एक्रेडिटेशन हो जाए। फिर हमने इसके अलावा हम ये भी सोच रहे हैं कि ये जो बच्चों को अवार्ड तो मिल गया
किसी को लाख मिला, किसी को 50,000 रुपया मिला, लेकिन वो कोई पूरा सारी उम्र काम नहीं आता है। तो हम ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि रिजर्वेशन में भी अगर किसी ने इंटरनेशनल इवेंट किया है, किसी ने नेशनल इवेंट किया, तो उसके हिसाब से उनका भी रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है उसके ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है। हमारे यहाँ पे माउंटेन्स एक्सपेडिशन एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, लोग बाहर से आते हैं। हमारे यहाँ एक्सपेडिशन की एजेंसीज़ हैं जो लोगों को पहाड़ों पे जो है समिट करवाती हैं, एक्सपेडिशन करवाती हैं। तो पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, यानी कि कैसे जो एक टूर ऑपरेटर है माउंटेन एक्सपेडिशन कराने वाला, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या उसके पास डॉक्टरी या मेडिकल की क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके पास इक्विपमेंट कैसे होना चाहिए, खुद कितना ट्रेंड होना चाहिए कि वो लोगों को 18,000 20,000 फुट ऊंची माउंटेन पे ले जाए, क्योंकि ये रिस्की स्पोर्ट्स होती है। अगर आप इसको एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसमें जान का खतरा भी हो सकता है, आप किसी खाई में गिर सकते हैं। ठंड से अगर आपको माउंटेनियरिंग नहीं आती है तो आप जो है स्लिप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, डॉक्टरी, उसकी अपनी ट्रेनिंग, वो सेफ्टी कितनी है, इक्विपमेंट सेफ कितना है, वो सारा जो है माउंटेनियरिंग पॉलिसी हमने लाया। और दूसरा हमने ये किया कि जब हमारी अपनी माउंटेनियरिंग पॉलिसी नहीं थी, हमारा अपना यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहाँ हम रजिस्टर करते, तो होता क्या था कि दिल्ली से ही जो इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन है, वहीं से ही वो उनका माउंट एक्सपेडिशन जो है वहीं से रजिस्ट्रेशन होती थी, वहीं से रजिस्ट्रेशन करके वो यहाँ पे एक्सपेडिशन करते थे। अब हमने ये किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्डर भी इशू कर दिया है। हमने उनको अप्रोच किया था कि यहाँ पे 2 किस्म की पीक है, एक रिजर्व पीक है जो कि इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन करवाती है, दूसरी ओपन पीक्स हैं जिसमें जो रिजर्व नहीं है, डी रिजर्व्ड हैं, वो कोई भी, और यहाँ पीक्स की तो कमी नहीं है। तो वो हमारे लोगों को वो वही करें, वो इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन ना करे। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री कर लिया है। तो अब इससे हमारी अपनी जो लोकल हमारी जो माउंटेनिंग फेडरेशन है या माउंटेनिंग जो एसोसिएशंस हैं, उनको बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने अपने जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जो आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, उनको हमने अथॉरिटी बना दिया जो ये रजिस्टर कर सकते हैं एक्सपेडिशंस को। एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं थी यहाँ पे। मान लीजिए आप बंजी जंपिंग करा रहे हैं, तो बंजी जंपिंग में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं था। रैपलिंग आप करवा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग करवा रहे हैं, आइस क्लाइंबिंग करवा रहे हैं, तो 13 किस्म की स्पोर्ट्स यहाँ पे जो हैं वो होती हैं, लेकिन वो सभी अनकंट्रोल थी, अनरेगुलेटेड थी। उसमें जो कर रहा है, चलो वो तो उसको तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, तभी वो खोलता था ये ऑपरेट करता था ऐसी चीज़ें। लेकिन जो आम आदमी था, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इसलिए अब हमने हर एक 13 स्पोर्ट्स के लिए एक एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है। क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगी, क्या उसको ट्रेनिंग होगी, क्या उसके पास सर्टिफिकेट होंगे, क्या उसके पास इक्विपमेंट होगा, क्या उसके पास मेडिकल एड की फैसिलिटीज़ होंगी, ताकि जो भी आदमी कोई रैपलिंग करना चाहता है, कोई बंजी जंपिंग करना चाहता है, कोई वो रोप पे जो क्या कहते हैं उसको, जो जिप लाइन करना चाहता है, तो वो सेफ हो, मतलब करें वो। मगर जो आदमी जिप लाइन पे जा रहा है उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करना हमारा काम है, क्योंकि अगर ऐसा 1-2 एक्सीडेंट हो जाएगा तो सारी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है यहाँ की बदनाम हो जाएगी और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगी। तो इसलिए ये भी हमने जो है इसके लिए भी पॉलिसी जो है तश्कील की है। एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ की थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मैंने पहले भी बहुत बार आपसे कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसकी जो है स्थापना जो है बहुत डिले हो गई है, तो क्योंकि उसमें पहले रिक्रिएशन ऑफ स्टाफ की ज़रूरत थी। तो अब हमारा जो है 245 फैकल्टी और डॉक्टर्स का क्रिएशन जो हो चुका है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्रिएट कर दिया है, और उसमें से लगभग 99 के करीब जो हैं वो आउटसोर्स बेसिस पे हैं। तो लगभग कोई 350 के करीब पोस्टें सैंक्शन हो चुकी हैं न्यू मेडिकल कॉलेज ले के लिए। अब उसके जो बनाने की, जो कैंपस बनाने की और जो मेडिकल जो हमारा यहाँ SNM है उसको अपग्रेड करना है हमें, वो 200 बेड का है, उसको 350 बेड करना है। तो वो जो 150 बेड एडिशनल बनाना है, उसका ब्लॉक उसके अप्रूव होना है। ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं, एक तो मेडिकल कैंपस बनेगा जो फारका में जो जगह है, यहाँ पे एक नया एडिशनल ब्लॉक बनेगा 350 बेड के लिए, और हॉस्टल्स बनेंगे बच्चों के लिए। तो ये 3 कंपोनेंट है, ये 785 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका भी अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आने वाला है। वो वहाँ पे एक उनका बोर्ड होता है, PIB बोर्ड होता है, उन्होंने इसको अप्रूव करना है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर उसका अप्रूवल भी आ जाएगा जिससे हम टेंडरिंग कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि
मेडिकल कॉलेज जो है वो कोशिश करेंगे हम कि अगले साल तक वो किसी भी तरीके से, क्योंकि बिल्डिंग तो यहाँ नहीं बन सकती एक साल में, लेकिन कुछ टेम्प्रेरी एकोमोडेशन करके, कुछ लैब्स बना के, कुछ गैलरी टाइप के टेम्प्रेरी लेक्चर हॉल बना के हम ये कोशिश करेंगे कि अगले साल से हमारा मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो जाए। जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन JNK में था तो 5 मेडिकल कॉलेज की हमने पूरी इस तरह से तैयारी की थी, क्योंकि बिल्डिंग्स तो अभी भी बन रही हैं वहाँ पे, लेकिन क्लासेस वहाँ पे 5 साल से शुरू हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेन चीज़ इसमें फैकल्टी होती है, बिल्डिंग तो आप कहीं भी हायर भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा मेडिकल कॉलेज बना। हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो हम कारगिल में बनाने जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रेगुलर परस्यू कर रहे हैं कि हमारा इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टाइप का जो है इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे कारगिल के लिए आए। हमारी लद्दाख यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो हमारी यहाँ सेंक्शन हुई है, उसकी बड़ा इशू था कि वो उसका कैंपस कहाँ बने। तो आपको मालूम होगा कि खलसी में वो बन रहा है, उसके ऊपर हम सड़क और पानी का अरेंजमेंट जो है अभी चल रहा है, उसके ऊपर वो सड़क बड़ी तेज़ी से बन रही है, पानी का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, और उसके ऊपर हमने एक और काम किया क्योंकि वो हाइट के ऊपर वहाँ हवा बहुत चलती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने वहाँ पे एक टावर जो है सोलर इसका विंड मास्ट जो है वो आई थिंक लग चुका है। उस विंड मास्ट लगाएंगे ताकि वहाँ पे जो है हम विंड एनर्जी हार्नेस करके वो कॉम्प्लेक्स जो है पूरा जो है वो ग्रीन विंड एनर्जी से हम कोशिश करेंगे और सोलर एनर्जी को टैप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विंड जो है वो रात को ज़्यादा होती है और सूरज की रोशनी दिन को होती है। तो अगर सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसका मतलब कि आपको 24 घंटे वहाँ से पावर मिल सकती है और वो सारा कॉम्प्लेक्स जो है अपनी नीड्स जो है वहीं से पूरी कर सकता है। हम कारगिल में हमारी पूरी कोशिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो और बड़ा हो, क्योंकि अभी उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 100 है। हमने उसका एक एडिशनल ब्लॉक जो है 65 करोड़ से बन रहा है, लेकिन ब्लॉक तो हम बना देंगे, बेड भी लगा देंगे, लेकिन असली चीज़ है कि डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ ये वहाँ सिर्फ 100 बेड सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से है। हमने अभी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है कि इसको 200 बेड का कर दीजिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जो अभी थिंकिंग चल रही है नेशनल लेवल के ऊपर कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे पास ये ऑलरेडी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हम 200 का तो हम पूरा चाहते हैं कि 200 बेड तो होना चाहिए, क्योंकि लेह वाला जो है वो 200 बेड का है। तो जब कारगिल का बना था उस वक्त 100 बेड का बनाया गया था। उसके लिए भी हमने स्टाफ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है प्रपोजल जो है भेज रहे हैं, उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बाकी आपने जैसे आपको मालूम है कि पश्मीना यहाँ का एक बहुत बड़ा, जो मैंने पहले भी एक बार बताया आपको कि डीहेयरिंग प्लांट हमने यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने हमें दिया था, जिसकी कीमत 10.5-11 करोड़ के करीब है। वो यहाँ मशीनरी आ गई थी, वहाँ पड़ी थी हमारे यहाँ लेह के इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर, मगर वो फंक्शनल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो उसको फंक्शनल करने के लिए जो टेक्निकल टीम चाइना से आनी थी, वो टेक्निकल टीम चाइना से नहीं आ पाई, क्योंकि पोस्ट गैल्वन वीज़ा देने में कुछ दिक्कतें आई। तो वो चाइना के लोग जो एक्सपर्ट्स आने थे इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वो नहीं आ पाए। तो हमने लगातार इसको परस्यू किया, पहले की ये कोशिश की कि चाइना हमारी अपनी एम्बेसी के थ्रू हम उन एक्सपर्ट्स को जो है वीज़ा दिलवा दें। फिर हमने जब वो पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हमने यहाँ से एक्सपर्ट तैयार किए और उस चाइना की जो कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से मिलके हमने यहाँ से लोग भेजे वहाँ ट्रेन करने के लिए, जो वहाँ पे 1-2 महीने ट्रेन होके आए, वो वापस आए, हमारे लोग थे वो, उन्होंने आके ये इंस्टॉल किया और आज ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये मशीन जो है डीहेयरिंग प्लांट चल रही है, जो कि हमारा जितना भी यहाँ पश्मीना पैदा होता है 45 मीट्रिक टन्स, उस सब को प्रोसेस करने की, डीहेयर करने की और उसमें से फाइन पश्मीना निकालने की कैपेसिटी इस मशीन के अंदर है। और ये मशीन जो है हम लद्दाख के जितने भी पश्मीना गोट या पश्मीना कोऑपरेटिव है उसके साथ मिलकर चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो इसमें उसके उनकी स्टेक होनी चाहिए इसको चलाने में, क्योंकि सरकारी मुलाजिम की तो स्टेक नहीं होगी ना कि वो दिन रात चले, ख़राब ना हो। तो स्टेक तो उसकी है कि जिसका वहाँ पे जो रॉ वूल जो है वो वहाँ फिनिश हो रही है या वहाँ डीहेयर हो रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको साथ मिलिए, वो खुद डिटरमिन करें कितना आपने इसका फीस लेनी है, ताकि जो बिजली के खर्चे या पानी का खर्चा जो है या दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो निकलाएं। क्योंकि जब तक ये कॉस्ट आप मीट नहीं करोगे तो कभी कभी बिजली का बिल इतना हो जाएगा, बिजली कट जाएगी। क्योंकि ऐसा तो रूल नहीं ना कहीं कि आप बिजली का बिल नहीं पे करो तो आपकी बिजली नहीं कटेगी, चाहे वो गवर्नमेंट मेरा ही अपना दफ्तर हो या कोई भी हो, पेमेंट तो करनी है। तो इसलिए हमने एक मॉडल बनाया है
कि आप जो है वो लोगों के साथ मिलके हम उसको पश्मीना की गोट्स की पॉपुलेशन को प्रमोट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। काराकुल शीप जो कि कारगिल में बहुत लोग उसको पालते हैं, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे उसकी पॉपुलेशन डबल हो। हमारे यहाँ पे लगभग 2 लाख के करीब शीप की पॉपुलेशन है, 3 लाख के करीब गोट की पॉपुलेशन है। तो ये जो शीप की पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर करगिल में है, 1.5 लाख के करीब या 1,40,000 वहाँ है। हमारे यहाँ पे गोट ज़्यादा है, 2 लाख यहाँ है, 1 लाख कारगिल में, और करगिल में भी शायद जानसकर साइड पे ज़्यादा होगी वो। तो वहाँ पे जो है वो शीप के लिए बहुत मुफीद है वो कारगिल का जो क्लाइमेट है। और शीप 2 काम के लिए आती है, एक तो मीट पर्पजेज़ के लिए और वूल के लिए। तो इन दोनों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं काराकुल जो है पहले भी एक बार इंट्रोड्यूस की थी जो सक्सेसफुल रही थी, तो हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी काराकुल में या तो हम वहाँ से वो जो उनके रैम्स होते हैं या जानवर कुत्ते होते हैं उनको इंपोर्ट करें, या फिर वहाँ से हम कोई ऐसा तरीका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वो प्लांट यहाँ पे लगवाएं, ताकि हम काराकुल शीप को जो है उसको रिवाइव और रिस्टोर करें, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्मीना 45 मीट्रिक टन यहाँ होता है। तो अगर ये पॉपुलेशन गोट की 3 लाख ही रही तो हम 45 मीट्रिक टन पे अटक जाएंगे। और अगर हम इसकी पॉपुलेशन को बढ़ा पाए तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब कैपेसिटी हमारे पास हो गई है, डिमांड बहुत है इसकी। पश्मीना है तो आप अगर कितने भी पैदा करोगे तो इसकी डिमांड बहुत है। दूसरा फिर हमने इसमें क्या किया कि चलो अब पश्मीना गोट तो जितनी होनी है उतनी उसको फ्यूचर में लोग जो हैं वो नंबर कैसे बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता था, हमने देखा कि जब ये किडिंग होती है, जब ये बच्चे पैदा होते हैं गोट के या इवन शीप के, तो गोट में क्या होता है कि इनकी किडिंग जनरली होती है जनवरी और फरवरी के महीने में। मानी कि जो बच्चा पैदा होता है गोट का, ये जनवरी और फरवरी के महीने में होता है, जबकि सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। और जनरली इनकी मोर्टेलिटी हमने देखा इस सर्दी के कारण ये कोई 40% भी मोर्टेलिटी गई है। यानी कि अगर आपके यहाँ पे 40,000 किड पैदा हो रहे हैं नए, उसमें से कई बार तो 30,000 जो है वो ठंड के कारण जो है उनकी मौत हो जाती थी, तो उससे भी पॉपुलेशन कम हो रही थी। तो हमने क्या जो हमारे जो पहले वाले HLG साहब थे उन्होंने एक स्कीम उन्होंने डिवाइस करवाई कि लोगों से हमने पूछा कि इन बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये पॉपुलेशन अगर बच गई तो कल को ये शीप गोट बनेगी, ये भी पश्मीना पैदा करेगी। तो उन्होंने कहा जी इसके लिए आप एक स्पेशल हमें पेन दीजिए, मतलब गोट बॉक्स दे दीजिए जो कवर हो, जिसके अंदर ठंड ना जा पाए, तो उसके अंदर अगर हम ये बच्चा रखेंगे तो ये बच जाता है। तो उसके बाद फिर हमने वो गोट किड पेन्स बनवाए, लगभग 1500 के करीब जो है, 1300 कुछ 1400 के करीब हमने वो बांट चुके हैं। लगभग एक की कीमत जो है पहले वाले की तो 30,000 के करीब थी, इस नया मॉडल जो हमने बनाया उसकी 40,000 है। वो हमने उनसे बात करके उसको और फाइन अच्छा बनाया। तो ये जो हमने उनको दिए, और इसमें सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि 25 to 40% पिछली ऐसा ही जो ऐसा सीज़न जो पिछली बार गया 2024-25 की सर्दियां जो गई, ये हम 20-21 से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज उस वक्त भी सर्दी ऐसी ही थी। तो उस वक्त मॉर्टेलिटी 40% थी, तो इस साल मॉर्टेलिटी जो है वो 10% है। तो कितना फ़र्क हुआ, 30% जो है वो पॉपुलेशन जो है उनकी बच गई। मतलब 40,000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें 30,000 बच गए। तो ये हमारा मैसिव जो है ड्रामेटिक, या जिसे हम कहते हैं कि एक सब्सटेंटिव जो है वो उसमें मोर्टेलिटी में, किड्स की मोर्टेलिटी में कमी आई है, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ाएगी आने वाले टाइम में। दूसरा हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, वो है हमारा 11 गीगावाट का पांग सोलर प्रोजेक्ट। तो ये पांग में जो पांग तो हम उसको नाम सिर्फ दे देंगे, पांग आखिरी स्टेशन है। बेसिकली ये शुरू हो जाता है खरनाक से, जैसे आप तगलंगला क्रॉस करते हैं तो वहाँ खरनाक का इलाका है, दिबरिंग का इलाका है। तो पांग खरनाक दिबरिंग से लेते हुए वो बहुत बड़ा एक मेडो का इलाका आता है जहाँ चरागाह है हमारी, और एंड में पांग आता है, फिर पांग से नीचे नाला आता है। तो ये सारा इलाका जो है लगभग 50,000 एकड़ के करीब या 48,000 एकड़ के करीब जो है, यहाँ यूटी बनने से बहुत पहले, यूटी बनने से 4-5 साल पहले ये बात चली कि हम इस इलाके में एक सोलर, क्योंकि हमारी सबसे जो हमारे यहाँ गोल्ड नहीं होता, हमारे यहाँ कोई स्टील या आयरन ओर नहीं है, हमारे यहाँ कोई एल्यूमिनियम नहीं निकलता है, हमारे यहाँ कोई इतना मिनरल नहीं निकलती, मगर हमारे यहाँ पे सोलर गोल्ड है। मतलब हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा सोलर पोटेंशियल है कि आप जो हैं यहाँ 365 दिनों में 310 या 320 दिन यहाँ सनी डे होते हैं, क्योंकि बाकी कंट्री में नहीं होता, वहाँ मानसून होती है तो बादल आ जाते हैं। यहाँ पे मानसून नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे 320 डेज 365 दिनों में सनी होते हैं। और हाइट के ऊपर हैं हम 4,000 मीटर के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि
डायरेक्ट सन लगता है, यहाँ पे लोगों को सनबर्न हो जाता है अगर आप बाहर जाएं तो, क्योंकि एटमॉस्फेयर थिन है, तो डायरेक्ट सन जो है नीचे आता है। तो अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे मैक्सिमम पावर का जनरेशन होता है। तो उस सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए यहाँ का जो, जिसको हम नेचुरल इरेडिएशन इंडेक्स कहते हैं, वो 7 के करीब है, मतलब हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। वही पैनल अगर आप जम्मू में लगाएंगे तो हो सकता है पावर बहुत कम जनरेट हो उसमें, लेकिन यहाँ लगाएंगे हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारा सोलर गोल्ड है उसका हम मैक्सिमम जो है उसको हम हार्नेस करें। लेकिन इसके ऊपर एक हम इसको प्रूव, क्योंकि हमें इसमें डिमांड, हमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि ये हमारे चरागाह हैं, जहाँ पे ये हम लगाना चाहते हैं वो चरागाह हैं, तो वहाँ पे हमारी पश्मीना गोट रहती है, क्योंकि वो भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने ये जो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके कहा कि क्या ये आप ऐसी टेक्नोलॉजी बताओ कि जो पैनल लगे तो उसके नीचे ग्रेजिंग पॉसिबल हो। हम ऐसा पैनल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड आपने देखे होंगे, वो तो ज़मीन पे लगाते हैं हम, उसके नीचे से तो आप ग्रास, वो तो फिर कवर कर लेगा ग्रास को, उसके नीचे तो ग्रेजिंग नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा कि आप ऐसा टेक्नोलॉजी बताओ कि ग्रेजिंग पॉसिबल हो। तो उन्होंने कहा जी ऐसे मॉडल भी होते हैं। एक जगह उन्होंने राजस्थान में भी टेस्ट करके देखा है कि अगर आप ऊंची हाइट का सोलर पैनल लगाते हैं, 5 फुट की हाइट का, तो उससे नीचे जो है, क्योंकि भेड़ बकरी 1.5 या 2 फुट की उसकी हाइट होती होगी, तो वो उसके नीचे जो है आराम से चर सकती है। तो वो उन्होंने कहा कि हम जो है ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ लगाएंगे। मैंने कहा अगर आप ये टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है ये प्लांट लगाना, और ना ही लोग परमिट करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारी ग्रेजिंग अफेक्टेड हो, हमारे नोमैड्स अफेक्टेड हो। तो उन्होंने कहा नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कॉस्टली होती है, 10% कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है। अगर मान लीजिए दूसरा वाला टेक्नोलॉजी से अगर मान लीजिए 10 करोड़ का पर मेगावाट है तो ये 11 करोड़ की पड़ेगी। तो हमने कहा वो तो आपका काम है देखना, मगर हम जो है हम नहीं चाहते कि आप इसको ग्रेजिंग अफेक्टेड हो। तो फिर ये बात जो है हाईएस्ट लेवल पे हमें एक इंस्ट्रक्शन हुआ कि आप पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाओ। इससे पहले कि आप ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो, उससे पहले आप डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बनाओ, जहां आप ये जो सोलर पैनल आप जो लगाना चाहते हो, जो आप प्लान कर रहे हो, वो लगा के देखो, लोगों को बताओ कि आइए हम आपको दिखाते हैं ये हमने लगाया हुआ है, यहाँ ग्रेजिंग हो रही है। तो तब लोग मान जाएंगे, या उनको ये यकीन हो जाएगा कि अब जो है हमारी ग्रेजिंग इफेक्ट नहीं होगी। इसमें दूसरा जो फ़ायदा ये होता है कि जब आप कवर करते हैं किसी भी अर्थ को यहाँ पे, तो स्कॉर्च नहीं होती, वो उसके ऊपर डायरेक्ट सन नहीं पड़ता, वो स्कॉर्च नहीं रहती अर्थ, वो उसमें नमी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब उसको छाँव मिलती है, तो सर्दियों में जब बर्फ़ पिघलती है, गर्मी आते आते जब बर्फ़ पिघलती है, तो मॉइस्चर रिटेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि धूप डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं पड़ रही है, तो बेटर ग्रास ग्रोथ होता है। तो ये उन्होंने बाहर भी, राजस्थान में और वर्ल्ड में बाहर भी टेस्ट किया है कि दी वेजिटेबल्स ग्रो बेटर अंडर द सोलर पैनल्स इफ़ दे आर रेज्ड। तो इसके डबल फायदे हो गए, एक तो ग्रेजिंग भी पॉसिबल है, दूसरा वहाँ पे घास भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये चीज़ें, लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन हुआ हाईएस्ट लेवल पे इस कंट्री के, उन्होंने कहा नहीं, लोगों को पहले आप करके दिखाओ। तो हमने वो जो वहाँ पे 2 हेक्टेयर की ज़मीन पांग में ली, उसमें हमने 1 हेक्टेयर में हम 500 किलोवाट का हाई रेज्ड सोलर प्लांट लगा रहे हैं, और उसके साथ में हमने 1 हेक्टेयर का ओपन कंट्रोल प्लॉट रखा है। अब हम दोनों में देखेंगे कि वो उसके नीचे ग्रेजिंग पॉसिबल है या नहीं, वो तो हम विजुअल देख सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है देखने में। लेकिन फिर हमने जो है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट इंप्रूव होता है कि नहीं, उसके लिए हमने जो हमारा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी की, उनकी टीम बनाई है कि वो हर 1 महीने के ऊपर उन दोनों का मॉइस्चर कंटेंट मेजर करें, ताकि हम ये साइंटिफिकली प्रूव कर पाएँ कि सोलर पैनल के नीचे बेटर रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर होता है और बेटर ग्रास और वेजिटेशन का ग्रोथ होता है। तो ये भी हम करने जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट जो है हम सितंबर में ख़त्म कर लेंगे, और फिर हम सब लद्दाख में जितने भी हमारे लोग हैं, या इवन नोमैड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हैं, और भी कोई जानना चाहता है, हम वहाँ उनको दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और फिर जब ये प्रोजेक्ट हमारा फ्यूचर में 11 गीगावाट का जो है लगेगा, तो देश के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लद्दाख की तरफ से होगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि इसका जो इवैक्यूएशन का जो सिस्टम है, वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन है 22,000 करोड़ का, और उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि ये सोलर प्रोजेक्ट्स का क्या टाइम शेड्यूल होता है कि जब तक आप ग्रीन कॉरिडोर ना बनाए, हम इसको ग्रीन, नॉर्मल लाइन को हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन अगर हम उसमें से ग्रीन एनर्जी ले जा रहे हैं तो उसको अच्छा नाम देते हैं हम ग्रीन कॉरिडोर, पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो भी। तो वो जो ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो सैंक्शनड है, 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें ये जो शेड्यूल इस तरह से होता है सोलर प्रोजेक्ट्स का कि जब ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट 50% हो जाता है
तो उसके बाद सोलर प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है। तो जब वो 50% शुरू हो जाएगा तब तक हम ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है सितंबर में कर लेंगे, और यहाँ के जितने भी लोग जो हैं उनको दिखाएंगे कि भाई देखिए ये हम जो बनाने जा रहे हैं इससे हमारा ग्रेजिंग अफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि वो बेटर हो जाएगा और हमारी होस्ता पॉपुलेशन भी पश्मीना की बेटर हो जाए। बाकी एक मैं 4G सैचुरेशन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सर लद्दाख के हर कोने में सैचुरेशन जो है वो हो जाए। हमारे सिग्नल जो हैं हमें बॉर्डर पे दूर दूर के इलाकों में मिले, कोई भी ऐसा एरिया ना हो, शेडो एरिया, जहाँ पे कि हमें कनेक्शन ना हो। क्योंकि आजकल जो भी काम है, चाहे वो एक नर्स का ANM का काम है जो कि प्रीनेटल एग्जामिनेशन करती है किसी लेडी का जो प्रेग्नेंट होती है, या पोस्ट, या कोई भी बच्चों को हम अगर जब पोषण में खाना खिलाते हैं, आजकल तो सिस्टम ये है कि जैसे आपने लेडी का एग्जामिनेशन किया उसकी जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। एक पोर्टल है अनमोल। दूसरा हमारा जितना भी ये होता है, बच्चों को अगर खाना खिलाएंगे तो हमें उसी वक्त अपलोड करना पड़ता है कितने बच्चों को हमने आज खाना खिलाया। दूसरा जितना भी राशन है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड का भी आपको मालूम है कि उसी वक्त अपलोड करना पड़ता है कि कौन आया, कितना राशन किसने कितना लिया। तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तभी हमारी ये चीज़ें अच्छी तरह से चलती हैं। तो हमारा ये पूरा कोशिश है कि ये पूरा जो 4G सिचुएशन है जल्द से जल्द जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है ये हो जाए। और हमारा दूसरा एम ये है कि इस बार हमारा जो बजट था वो कम हुआ था। आप सबको मालूम है कि हमारा बजट 6000 करोड़ का होता था, इस साल वो थोड़ा 1300 करोड़ उसमें कमी आई थी। तो वो एक बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी इशू था। तो लेकिन हमने दोनों काउंसिल्स को अश्योर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एश्योरेंस के बाद कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट रोकिए मत, नए काम भी करिए। हम जब रिवाइज बजट के टाइम में हम उसको रिकवर कर लेंगे, वो हमें पैसा मिल जाएगा जो हमारा कटा है। और हमारी अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश या यूटी यूनिवर्सिटी की तरफ कोशिश है कि हम मैक्सिमम जो पैसा हमें मिला हुआ है उसका हम 80% के करीब जो है कैपेक्स खर्चा कर लें, ताकि जब हम रिवाइज बजट के लिए जाएं तो हम उनको कहें कि हमारा तो 80% खर्चा हो चुका। नवंबर के बाद दिसंबर का महीना, जनवरी फरवरी मार्च कि आने वाले 5 महीने में हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है। आप हमें पैसे जो है हमारे जो अपने काटे हैं वो आपको हमें एटलीस्ट पिछले साल के लेवल तक तो वापस हमें दे दीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो हो जाएगा। तो आज की डेट में मैं शेयर करूंगा आपसे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 35% के करीब हो चुका है। हमारा एम यह है कि इस महीने के एंड तक कम से कम हम 40 के करीब जो है वो टच कर लें, 40-45 के करीब टच कर लें। और फिर हम, क्योंकि ये नवंबर में आता है रिवाइज एस्टिमेट, उस वक्त हम 80% एक्सपेंडिचर करें ताकि हम बताएं कि 80% हम कर चुके हैं। इसलिए हमारा पैसा जो है, जो लास्ट ईयर का जो एटलीस्ट जो लेवल था उस तक हमें रिस्टोर किया जाएगा और वो हो जाएगा, इसकी हमें 100% एश्योरेंस है। तो ये मेरे जनरल पॉइंट थे। एक और पॉइंट यहाँ बार बार उठता है लैंड का। तो मैं आपको बताऊं कि लैंड लद्दाख में जितनी भी लैंड है, स्टेट लैंड जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट लैंड तो लोगों की अपनी होती है, लेकिन जितनी भी स्टेट लैंड होती है, स्टेट लैंड, वो LHDC एक्ट के तहत सेक्शन 42 के तहत वो सारी की सारी स्टेट लैंड जो है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को ट्रांसफर्ड है। 1997 का जो एक्ट है उसके तहत जितने भी स्टेट लैंड लद्दाख के अंदर है वो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स को ट्रांसफर्ड है फॉर एफिशिएंट यूज एंड मैनेजमेंट। ये एक्ट कहता है, सेक्शन 42 ऑफ द LHDC एक्ट। तो हम उसको पूरा उसी के ऊपर उसको मान के चलते हैं कि लैंड का जो एफिशिएंट यूज एंड मैनेजमेंट है वो रिस्पेक्टिव LHDCs जो हैं वही करती हैं। इसमें एक इशू ये आया कि ओवर यहाँ की क्योंकि ज़मीन जो है पड़ी हुई है, ओपन है, तो उसमें जनरली अगर किसी को, क्योंकि यहाँ खरीद फरोख्त भी कम होती है, लैंड है ही कम, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी के पास, अगर मान लीजिए किसी के पास 200 कनाल है उसमें से उसने 1 कनाल बेच दी, तो ऐसा भी नहीं है। ज़मीन बहुत कम है, इसलिए जनरली ज़मीन जिसके ऊपर आप मकान बनाएंगे, आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर तो नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे ओपन लैंड जो अवेलेबल है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हर शहर में होता है, लोगों ने जहाँ जहाँ उनको ज़मीन मिली अवेलेबल थी तो उन्होंने वहाँ मकान बना लिए। अब उसके 2 तरीके थे, या तो आप वहाँ बनाइए। कई बार हमारे पटवारियों ने एक तरीका, एक ऑर्डर होता है ऐलान नंबर 38, उसमें हम कहते हैं नवतोड़। नवतोड़ जो है, नवतोड़ का मतलब ये होता है कि आपने बंजर ज़मीन को तोड़ा, मीन्स उसको आपने कल्टीवेट किया। और यहाँ पे अगर आप बंजर ज़मीन को तोड़ेंगे, उसके ऊपर कोई बाजरा लगाएंगे या यहाँ जो क्या लगाते हैं, बकवीट लगाएंगे, वीट लगाएंगे या बार्ली लगाएंगे, तो वो हो नहीं सकता जब तक ना आप उसको इरिगेशन दें। क्योंकि यहाँ पे तो बरसात का सिस्टम नहीं ना है कि आप बरसात से भी कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में, जम्मू में या जहाँ मानसून आती है वहाँ बहुत सारी खेती बरसात से हो जाती है। तो इरिगेशन चाहे हो ना हो, मतलब गेहूँ हो जाएगा या मक्की हो जाती है, वो
आसमान पे डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर, रेंज के ऊपर। यहाँ रेंज होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई भी अगर आपने वेजिटेबल उगानी है या कोई भी फसल उगानी है, उसके लिए आपको इरिगेशन लानी पड़ेगी, पानी लाना पड़ेगा। तो अगर आप बंजर ज़मीन को तोड़ते हैं और पानी का अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ कुछ उगता है, ये परफेक्टली लीगल है, आज की डेट में भी लीगल है। मीन्स कि नवतोड़ करना लद्दाख के अंदर लीगल एक्टिविटी है। लेकिन लीगल क्या है? आपने ज़मीन को तोड़ा, इरिगेशन का अरेंजमेंट किया, वहाँ पे फसल उगाई, ये लीगल है और ये आज भी लीगल है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि इस पर्पज़ से नहीं कि हमने वहाँ खेती करनी है, इस पर्पज़ से कि हमने वहाँ मकान बनाना है, तो पटवारी जी ने उसको नवतोड़ एंट्री कर दी, क्योंकि वही एक पावर थी जिसके तहत वो स्टेट की लैंड को किसी को दे सकता था। अब वो उस हिसाब से वो इलीगल हो गई, क्योंकि वो उस पर्पज़ के लिए नहीं है जिसके लिए वो ऐलान है, जिसके लिए वो ऑर्डर है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से मकान बना लिए हैं। तो उसमें अब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जैसे आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत सीनियर ऑफिसर हैं हमारे संजीव खेरवार जी, उनकी सदारत में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस मैटर को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि ये तो क्लियर है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैंने एक बार पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर नवतोड़ के ऊपर कोई घर बना है, नवतोड़ के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना है, तो वो वहीं रहेगा। मतलब उसको रिमूव करने का कोई ना ज्वाजियत है ना इंटेंशन है, क्योंकि मेरी अब सर्विस जो है आईएएस के अंदर और बाहर मिला के 35 साल की हो चुकी है। मैंने रेवेन्यू को इतने गहरे से जाना है, क्योंकि मैं 3-4 जगह डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, डिवीजन कमिश्नर रहा हूँ, फाइनेंशियल कमिश्नर रहा हूँ 3 साल। मैंने लैंड मैटर्स को अच्छी तरह से देखा है कि अगर लैंड के अंदर जो रिकॉर्ड के अंदर एंट्री है, उसकी पावर किसी करोड़पति होगा वो भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता। वो एंट्री की पावर किसकी है? रेवेन्यू ऑफिसर की, पटवारी की। पटवारी कुछ भी लिख सकता है। तो अगर पटवारी ने लिखा है तो इस आदमी का क्या कसूर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर रेवेन्यू में एंट्री की है तो वो उसको भी पकड़ना चाहिए ना जिसने एंट्री की थी। आम आदमी को क्या मालूम है कि ये नवतोड़ क्या है, वो क्या चीज़ है? उसको तो ये लगा कि भाई ठीक, अच्छी बात होगी, ये शायद मेरे को लॉफुली ये काम हो रहा होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि ये इसमें उस शख्स का जो है कोई कसूर नहीं होता जिसके पास वो ज़मीन होती है। हाँ, कसूर हमारा होता है कि हमने टाइम पे लोगों को बताया नहीं होता। लेकिन अब जब बन गया है तो वो एक्सरसाइज ये चल रही है कि हम किस तरीके से उसका एक लॉफुल तरीके से वो उसको एक प्रोटेक्शन दे पाएँ, और उसको किस तरीके से, क्योंकि दीज लैंड लॉज ना ये मेरे पावर में होते हैं, क्योंकि ये लिखित लॉ है ना। तो जो लॉ में अमेंडमेंट होती है, क्या होती है, वो एक थ्रू एक्ट होती है, लेकिन उसके लिए एक एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक नवतोड़ में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, नवतोड़ के ज़मीन पे नवतोड़ लिखा है लेकिन ऊपर घर बना है, तो वो प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें कोई लोगों को दिक्कत ना आए। और मैं आपको एश्योर करता हूँ बाय बीइंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस यूनिट टेरिटरी ऑफ लद्दाख कि उस पर कोई आँच नहीं आएगी। हम तो यही चाहते हैं कि बल्कि उनका रेगुलराइज हो जाए। ये जितने भी लेह के, करगिल में उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं है, लेह में तो मैंने बहुत देखा कि यहाँ बहुत सारी छोटी आबादियाँ आगे पीछे आ गई हैं। सर एगलिंग के नीचे जाइए तो बहुत सारे ऐसे घर बने होंगे, ऊपर बने होंगे, स्कारा या स्कम्परी जिसे हम कहते हैं, वहाँ बहुत सारे घर बने होंगे। तो वो सब जो हैं हम चाहते हैं कि वो किसी तरीके से रेगुलराइज हो जाए। तो जनरली जम्मू में मैंने ये देखा है कि तरीका ये होता है कि वहाँ पे जम्मू में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ पे श्रीनगर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो वो ऐसी इलीगल कॉलोनीज़ को वो रेगुलराइज करती है, वो एक मतलब उसका एक तरीका बनाती है, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करती है, गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवाती है, और फिर कुछ तरीके से कोई नॉमिनल सा फंड लेके वो उसको रेगुलराइज करते हैं ताकि उसके नाम तो चढ़े। मान ली मैंने घर बना लिया, मैं ना रहा, मेरा बच्चे हैं, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना। वो तो घर उनका हुआ ही नहीं। वो तो ना उसके ऊपर लोन ले सकते हैं, ना उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा घर है, ना उसके ऊपर उनकी कोई लॉफुल पोजीशन होती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जितनी भी ऐसा जो हमारे कॉलोनीज़ हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। इसके लिए हमारे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ श्रीनगर में तो ये श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर लिया, जम्मू में ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर लिया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे हमारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है लेह की और करगिल की, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरह की जो इलाके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। और हमने ऑलरेडी अपनी जो म्यूनिसिपल जो लेह है उसका तो आपने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी है, जैसे आपको मालूम है। ये 13 वार्ड की थी, हमने 21 वार्ड कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल रहा है, हम उसको म्यूनिसिपल फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर है ही नहीं। जब म्यूनसिपैलिटी के अंदर है नहीं तो म्यूनसिपैलिटी वाला क्यों जाएगा वहाँ सफाई करने, क्योंकि वो तो उसके जिम्मेवारी में आता नहीं है, वो तो रूरल डेवलपमेंट का एरिया है। इसलिए हमने उसको अर्बन में कन्वर्ट किया। अब वो अर्बन में कन्वर्ट हो गया है तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कल को म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ भी आएंगी, वहाँ के लिए पानी का प्रोजेक्ट भी बनेगा, वहाँ के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट भी बनेगा, वहाँ के लिए बिजली की फैसिलिटीज़ भी जो है बेटर होंगी, क्योंकि वो अर्बन एरिया डिक्लेयर हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस अर्बन एरिया में, मान लीजिए अर्बन एरिया में अगर वो 10,000 रुपया है तो रूरल एरिया में वो 2,000 होता है। तो जितने भी ये जो इलाके हैं जो रूरल एरिया में आते थे, या मान लीजिए अगर अपने चोगलाम शहर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर किसी प्राइवेट घर में रह रहा है, तो वहाँ पे तो उसका जो DDO मांगेगा कि आप कहाँ शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं। वो बोलेगा जनाब शहर में रहते हैं, तो वो कहते हैं चोगलाम शहर में, लेकिन चोगलाम शहर तो शहर में है ही नहीं, इसका मतलब आप अर्बन एरिया में नहीं रहते, तो उसको जो HRA मिलेगा वो 2,000 मिलेगा। लेकिन अगर अब वो जो हो गया अर्बन बन गया, अब उसको 10,000 मिलेगा। तो वहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बढ़ गई ना, क्योंकि अब वो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर आ गया। तो फैसिलिटीज़ जो हमने देनी है वो तो देनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नवतोड़ का जो हम कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो है हम उसको लोगों की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको हम जो करें। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक तो होता है ज़रूरत के हिसाब से सरकार की ज़मीन पे कब्जा करना, एक होता है लालच के हिसाब से सरकार की ज़मीन पे कब्जा करना। दोनों में फ़र्क है। और हम आप जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो उसके लिए बता रहा हूँ कि जो ज़रूरत के कारण हुआ है, जो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने 10 मरले के ऊपर, अभी तो हमने 4 मरले से 10 मरले कर दिया कॉमन लैंड रेगुलेशन में। पहले तो 4 मरले DC देता था, अब हमने 10 मरले कर दिया। 10 मरले में अच्छा घर बन जाता है, तो वो जो है हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग ज़रूरत के हिसाब से जिन्होंने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, घर बनाया हो, गेस्ट हाउस बनाया हो, कोई भी चीज़ बनाई हो, वो उसको किस तरीके से हम लॉफुली, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, करें। अब ग्रीड जस्ट बिकॉज मैंने कब्जा करना है, आगे बेचनी है, आगे ट्रांसफ़र करनी है सरकार की प्रॉपर्टी, वो एक अलग इशू है, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि सब जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लोगों की बेहतरी में काम कर रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लद्दाख के अंदर जो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट अब बना हुआ है, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है और अच्छा हो, और लोगों की नौकरियां हों, चाहे उनके एजुकेशन हो, चाहे उनकी और दूसरी चीज़ें। हम जितने भी अब जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें लेने पड़ते हैं, हम उसको डीरेगुलेशन बहुत बड़ी तरीके से कर रहे हैं। और पिछले दिनों ये कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का सिस्टम आया। सारे जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं वो कहने लगे जी हमारा तो 1% भी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर 1200 के करीब हैं, ये कितने हैं, 1200 के करीब हमारे पास होटल्स और गेस्ट हाउस हैं, 1% ही रजिस्टर्ड है। अब बताइए, अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो बेचारा आदमी परेशान होगा, उसको तो प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैं एक होटल ओनर हूँ या एक गेस्ट हाउस ओनर हूँ। अब हमने इसको बिल्कुल सिंपल किया। हमने कहा कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 2 सर्टिफिकेट पे मिलेगी, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले हमने STP का कंडीशन रखी थी, अब हमने STP कंडीशन हटा दी, क्योंकि वो हमने NGT की एक वर्बल डायरेक्शन के ऊपर किया था, लेकिन वो रिटन डायरेक्शन नहीं थी। उसमें हमने सब्सिडी भी देने का प्रोविजन किया था, लेकिन लोग कहने लगे कि नहीं ये भी हमारे को दिक्कत आ रही है। हमने कहा चलो छोड़िए, अब जो है आप STP मत लगाइए, हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे हम अपना ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, सिंगल विंडो का अपना जो पोर्टल बनाएंगे, तो हम ये जितने भी हमारे जो ये गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, इनका 100% रजिस्ट्रेशन जो है हम बिल्कुल किसी परेशानी के जो है वो हम कर देंगे। हम मैसिव तरीके से बिल्डिंग परमिशन हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, सब ऑनलाइन 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर लोगों को मिलना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी जो डीरेगुलेशन एक्सरसाइज भी हो रही है। अब आखिर में मैं आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अभी आप जो पांग के बारे में बताया था, पांग देब्रिंग, हाँ जी, पांग और सरचू में जो अभी है ना, में सरचू जो प्रोजेक्ट वो नीचे है। अच्छा, हाँ। जो अभी कुछ एलिगेशन लगा रहा है कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी जो सोलर पावर ऑलरेडी बनाना शुरू हो गया, क्या कुछ टावर खड़ा कर रहा है, वो जो ट्रायल के लिए हो रहा है क्या? हाँ, वो ट्रायल वाला, वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो वाला बन रहा है पांग में। पांग और सरचू अलग अलग है सर क्या? सरचू तो बहुत दूर है। अच्छा, सरचू तो समझो, पांग तो हमारे बिल्कुल पास है। मतलब हम तगलंगला क्रॉस करेंगे तो 30-40 किलोमीटर का पांग आ जाता है। पांग के बाद फिर आप नीचे दरिया में उतरते हो, फिर वो गुजरते हो, ऊपर लाचुलंग पास क्रॉस करते हो, फिर नीचे
वो जो गाटा लूप्स हैं वो क्रॉस करते हो, फिर नीचे दरिया के पास आते हो, वो सरचू का इलाका है, वो बिल्कुल दूर है, वो उसका कोई इससे लेना देना नहीं। तो अभी जो टावर कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के 77 पोस्ट्स वैकेंट हैं, तो इस हवाले से क्या अपडेट है? वो जो लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमने यूपीएससी को भेजे हैं, 67 हमने पोस्ट भेजी है यूपीएससी को, और उसका कल 2-3-5-6 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट आ भी गया यूपीएससी से, तो उसके ऊपर भी जो है रिक्रूटमेंट का एक्सरसाइज यूपीएससी कर रही है। अनायत, हाँ हेलो सर। जी जी सर। सर ये कारगिल में जो ऑल वेदर आइस हॉकी स्टेडियम बन रहा है सर, उसमें अभी तक ये चिलिंग जो इक्विपमेंट्स होता है वो अभी तक नहीं लगा है, तो वो कब तक एक्सपेक्टेड है सर? अगले साल हम उसको प्लान में, ऑलरेडी प्लान बन चुका है। यहाँ का 41 करोड़ कुछ का प्लान था, यहाँ का तो मशीनें आना शुरू हो गई हैं, शायद आ जाएंगी, तो ये लेह वाला तो शुरू हो जाएगा। अगले साल जो है हम कारगिल का भी, वो भी 31.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी अगले साल शुरू हो जाएगा। सर दूसरी बात, उसमें 2 टेक्निकल टाइप की हैं, एक तो मेडिकल अफसर है, मेडिकल अफसर के लिए तो एमबीबीएस है, उसमें तो कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जो लेक्चरर्स हैं उसमें भी कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अकाउंट्स ऑफिसर एक जनरल पोस्ट है जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन गजटेड वो है, ग्रेजुएशन है। तो आपका पॉइंट किससे है, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट से है? अगर आप लेक्चरर मैथमेटिक्स हैं या लेक्चरर हिस्ट्री हैं या लेक्चरर इंग्लिश हैं या जो भी हैं, वो कंसर्न जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक जो उसकी क्वालिफिकेशन है वही है। सर कुछ लेक्चरर्स ऑफिशिएटिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं, पहले उनको लिया गया है जिनका मास्टर्स डिग्री था, तो उनका क्या स्टेटस रहेगा? जो लेक्चरर्स जिनको रिक्रूटमेंट के बजाय ऑफिशिएटिंग बेसिस पे उनको लिया गया था। देखिए, मैं जहां तक रिक्रूटमेंट का, तो सिंपल सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि रिक्रूटमेंट जो होती है वो जब यूपीएससी करती है या कोई भी एजेंसी करती है, उसमें कोई जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि कोई आदमी को 4 साल से पहले इस पोस्ट पे काम कर रहा था, ऐसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक सिटीजन को या जो जिसके पास एलिजिबल क्वालिफिकेशन है उसको देनी होती है। अगर आपके रिक्रूटमेंट रूल में कहीं ये मेंशन है, वो डिपेंड करता है उसका रिक्रूटमेंट रूल क्या कहता है। हाँ, अगर रिक्रूटमेंट रूल में ये मेंशन होता है कि 4 साल तक जो अगर गवर्नमेंट की नौकरी में ऑलरेडी इस पोस्ट पे काम कर रहा था उसको प्रेफरेंस होगी, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैंने आज तक किसी भी रिक्रूटमेंट रूल में ऐसा प्रोविजन नहीं देखा, क्योंकि फिर वो दूसरे बच्चों का जो बेचारों को नहीं वो अप्रिशिएट कर रहे थे उनके अगेंस्ट चला जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट रिक्रूट में एवरीबडी इज सेम। होना बाकी है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें ये सारी पोस्टें 313 अभी और होनी है, वो टीचर की हैं। ये कारगिल में 374 हुई हैं, वहाँ पे शायद 200 के करीब कुछ और पोस्ट हैं जो अभी होनी है। ये सारी पोस्ट जो हैं ये सारी मिला के 313 हैं, टीचर की पोस्ट हैं सारी ये। तो मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर में जो टीचर की पोस्ट होती थी उसको हम जनरल लाइन टीचर कहते थे। जनरल लाइन मतलब कोई भी ग्रेजुएट बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता था। तो अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की है कि पहले क्या होता था कि ही मस्ट बी ए बीए एंड ही मस्ट बी पोजेसिंग ए बीएड डिग्री, ये होता था ना, ये क्वालिफिकेशन होती थी जनरल लाइन टीचर के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एजुकेशन है जो उसको 2 भागों में बांट दो, एक प्राइमरी है और एक उससे हायर प्राइमरी है या मिडिल है। वो कहते हैं कि जो प्राइमरी की जो एजुकेशन है, जो छोटे बच्चे को पढ़ाना है केजी के या पहली क्लास के दूसरी क्लास, उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए जिसको वो कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ईसीसी। मतलब उसको वो जो छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल डिग्री अलग से होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अब आजकल वो जो छोटे बच्चों को पढ़ाने अलग से डिग्री मिलती है, बीएड एक जनरल डिग्री है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की डिग्री अलग होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये स्पेशल डिग्री हर टीचर के पास होनी चाहिए। तो ये जब हुआ तो हमारे पास जो पोस्टें 313 खाली पड़ी हैं, अब जो हो गया टीचर लग गए उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी अब नई पोस्टें बननी है उसके लिए हमारी कमेटी बनी। उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि कितने हमें मिडिल लेवल के जनरल लाइन टीचर चाहिए और कितने हमें प्राइमरी के टीचर चाहिए जिनको ये ईसीसी का, जिनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब वो जो रिक्रूटमेंट रूल में उसके लिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। जैसे ही वो अमेंडमेंट होती है तो अब हमारे टीचर 2 कैटेगरी में हम उसको लेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर के ऊपर भी। एक वो जो मिडिल
टीचर होंगे, मिडिल स्कूल के टीचर होंगे, दूसरे जो प्राइमरी के टीचर होंगे। तो वो हम अलग अलग उनका रेशो बना रहे हैं, कितने मिडिल में ज़रूरत है, कितने प्राइमरी में ज़रूरत है। वो कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई है, अब अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट रूल में चेंज होगा। जब से रिक्रूटमेंट रूल में चेंज हो जाता है तो हम उसको एडवर्टाइजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू कर लेंगे। सर जिस तरह से सर पुरगी लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए किस तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं? किसके लिए? सर ये मैंने पहले पुरगी मैंने मैंने लैंग्वेज के हाँ हाँ standardization मैंने के मैंने लिए- मैंने आपको पहले भी शुरू में ही बताया कि बोधी का तो स्टैंडर्ड जो है वो डिग्रीज हैं। जैसे अगर आपने भोटी में लैंग्वेज करनी है तो आपको CIBS में डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मिल जाती है वो यहाँ भी मिलती है, CIBS में भी मिलती है, और वो आप नालंदा से भी ले सकते हैं। और साउथ में भी इंस्टीट्यूट हैं बुद्धिस्ट स्टडीज़ के जो भोटी पढ़ाते हैं और डिग्रियाँ देते हैं। क्योंकि जब भी आपने कोई टीचर लगाना है, जब आपने कोई तो उसको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होने चाहिए और ऐसी एजेंसीज भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो स्ट्रक्चर्ड डिग्री दे सकें। पुरगी में इतना स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जो है इसको स्टैंडर्डाइज करिए, कोर्स बना लीजिए कि अंडर ग्रेजुएट ये है, डिप्लोमा ये है, पोस्ट ग्रेजुएशन ये है। तो वो जो है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। पुरगी को प्रमोट करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, मैं भी आजकल बोधी सीख रहा हूँ, जो मैंने आज तक देखा है उसमें थोड़ा सा बोलने में अंतर है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे कुछ लफ्ज़ में कुछ खा जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा कुछ बोलते हैं मतलब वो लफ्ज़ खाते नहीं है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे वो भोटी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वहाँ पे उर्दू में लिखते हैं। लैंग्वेज तो किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है, हम तो रोमन में भी लिखते हैं, इसमें इंग्लिश में भी लिखते हैं। तो वो हम जब स्टैंडर्डाइज करेंगे, इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हम इसको जो है इसके ऊपर भी, इसके लिए फिर हम टीचर लगाएंगे। आज मान लीजिए मैं कह दूं कि 25 टीचर हम पुरगी के लगाएंगे, तो अब मैं कौन सा बच्चा की सिलेक्शन करूंगा जो पुरगी का टीचर होगा? उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो चीज़ें उसके ऊपर काम हो रहा है। सर जिस तरह आपने बताया लैंड पॉलिसी के हिसाब से तो अभी आपने कहा स्टेट लैंड पे जो नीड से ज़्यादा कब्जा करे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो भी हो, उस हिसाब से स्टेट लैंड पॉलिसी जो है वो डिफाइन नहीं है। क्योंकि लद्दाख का जो इन्वायरमेंट देखा जाता है तो अभी आप देख सकते हैं हर जगह पे पहाड़ तोड़ के बनाया जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान है लद्दाख के खासकर फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को देखते हुए। तो इस पे आप क्या कहेंगे, किस तरह से? देखिए, लैंड में से मैंने कहा ना कि इट इज़ ऑलरेडी ट्रांसफर टू द LHDC। तो हम लैंड के मसले में जो भी काम करेंगे वो हम LHDC के कंसल्टेशन से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी है, इसीलिए अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ बिल्डिंग बाय लॉज बन गए। आपने जो कहा मैं भी वो मानता हूँ, एक नैरो सी जगह है हमारे यहाँ पे जिससे कि हम चोगलामसर या इस लेह से बाहर निकलते हैं। आप देख रहे होंगे उसके लेफ्ट साइड पे कितना मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल को वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। मगर क्योंकि लैंड मैटर जो है हमारे पास हम कंसल्टेशन से कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जो बिल्डिंग बाय लॉज बने हैं उन बिल्डिंग बाय लॉज को भी हम इंप्लीमेंट जो कर रहे हैं वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू करते हैं। तो हम यही स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी अपनी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, बिल्डिंग बाय लॉज को इंप्लीमेंट किया जाए, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसमें खिलाफ वर्जी अफसर लगाने की ज़रूरत है, उसमें और जो है इन्फोर्समेंट विंग बनाने की ज़रूरत है, वो किया जाए ताकि हम लेह और कारगिल को मॉडल सिटीज़ बनाएं, प्लान्ड सिटीज़ बनाएं। क्योंकि जब भी कोई बाहर का आदमी आपकी सिटी में आता है, पहले वो देखता है आपकी सड़क कितनी चौड़ी है, फिर वो देखता है कि आपके यहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट कैसा चल रहा है, गंदगी ढेर तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो मुझे ये कहते हैं जब वो आते हैं, कहते हैं जी लेह बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है। आपके घर घर से जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हो रहा है। वही हम काम करगिल में करने जा रहे हैं। वहाँ पे वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट नहीं था, अब वहाँ पे भी वो प्लांट बन चुका है, वहाँ भी ये काम शुरू हो रहा है। तो शहर में गंदगी, शहर में पानी की अवेलेबिलिटी, बिजली की अवेलेबिलिटी, डेवलपमेंट, अगर कोई घर बन रहा है, मान लीजिए अगर आपने पहाड़ी पे ऊपर बना दिया, अगर आग लग जाएगी तो क्या करोगे? मैंने देखा कि यहाँ पे पहाड़ पे इतने ऊपर है कि वहाँ तो आदमी पहुँच ही नहीं सकता। फिलहाल अगर कोई छोटी सी कोई इंसिडेंट भी हो जाए, आदमी बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, नीचे कैसे लाओगे रात को? तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें, तभी तो हम कहते हैं कि प्लान तरीके से हो, क्योंकि हर वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाउस शुड बी प्लान्ड। उसके घर में सड़क होनी चाहिए जहाँ गाड़ी जा सके, फायर टेंडर जा सके, एम्बुलेंस जा सके, वहाँ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का ट्रक जा सके, वहाँ से रिफ्यूज़ कलेक्शन हो सके। तो इसीलिए प्लानिंग इसलिए हर सिटी में की जाती है। और क्योंकि हमारी एक बहुत यूटी, एक नेसेंट यूटी है, 4 साल 5 साल पुरानी है। तो ये सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन कंसल्टेशन विद द एंड एक्टिव कोलैबोरेशन विद द काउंसिल्स। एनायत अली सर, कारगिल से। हाँ बताएं प्लीज़। जी।
कारगिल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज प्लान था सर, उसका क्या स्टेटस है सर? देखिए, कारगिल में इंजीनियरिंग कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। संकू में खासकर जो हमारा टेम्परेरी डिग्री कॉलेज बना हुआ है, मुझे ये खास मालूम हुआ है कि वहाँ बच्चियाँ पढ़ती ज़्यादा, मतलब वहाँ पे मेरे ख्याल में 80% जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो वुमेन की है। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपने बहुत सारे डिग्री कॉलेज बना लिए हैं। उन्होंने पहले उसका डेटा ले लिया, द्रास का डेटा ले लिया, और 3-4 जो हमारे जो नए, उन्होंने कहा यहाँ तो 10-10 बच्चे भी नहीं है, 5-5 बच्चे भी, डिग्री कॉलेज तो हमारे क्वालिफाई नहीं करता। कुछ तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कुछ तो उसका एरिया होना चाहिए, इतने हाई स्कूल हैं, इतने हाई सेकेंडरी हैं, इतने मिडिल स्कूल हैं। तो वो कहने लगे कि ये जो है क्वालिफाई नहीं करता है। तो फिर हमने कहा कि भाई वो ठीक है, क्वालिफाई नहीं करता, मगर यहाँ तो वुमेन आप डिग्री कॉलेज दे दो हमें। अब उस पर बात चल रही है। तो हम वी आर वेरी होपफुल, वी आर परसुइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप जो है पॉपुलेशन क्राइटेरिया लद्दाख में नहीं लगा सकते। लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है, जिसमें सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 3 लोग रहते हैं। तो अगर आप 3 लोगों के हिसाब से अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एरिया डिस्टेंस देखना पड़ेगा। हमने जो नए डिस्ट्रिक्ट भी बनाए, तो क्यों बनाए? पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बनाए, डिस्टेंस के हिसाब से बनाए। डिस्टेंस इसलिए बनाए हैं कि मान लीजिए अगर मैं करगियाक में रहता हूँ, करगियाक से मुझे करगिल आना डीसी से मिलने 300 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे अगर थांग से या तुरतुक में जो गांव है हमारा, लास्ट जो गांव है, अगर मुझे वहां से लेह आना है तो 250 किलोमीटर की 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि लद्दाख की डेवलपमेंट में पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं हो सकती। लद्दाख की डेवलपमेंट में डिस्टेंस और ज्योग्राफी जो है वो क्राइटेरिया है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम कन्विंस कर पाएंगे, और हम जो है वहाँ का डिग्री कॉलेज जो है वो हमारे लिए सैंक्शन फ्यूचर में हो जाएगा।